हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। हम कर रहे थे धातुओं के रासायनिक गुण, वो कंप्लीट हो गए। मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी। आज हम ये अधातुओं की केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे। अधातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। ये स्टार्ट करेंगे। हमने धातुओं के पूरे कंप्लीट कर लिए जितने आने थे, और अब हम अधातुओं के करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जब अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या होता है? जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो अपना ऑक्साइड बनाएगा, और ऑक्साइड भी इसमें दो टाइप के बनते हैं, अम्लीय और उदासीन प्रकृति के। तो इसको देखते हैं कि धातु जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या हो रहा है। जब अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो हमें अधातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ये दो प्रकृति के होंगे, अम्लीय और उदासीन। अम्लीय भी होते हैं और उदासीन भी होते हैं। ये ऑक्साइड दो प्रकृति के होते हैं। अम्लीय व उदासीन। अब इसमें क्या होता है, हम कोई भी अधातु लेते हैं। कोई अधातु लिया हमने, अधातु, उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? अधातु का ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड। अब ये जो अधातु का ऑक्साइड है, ये अम्लीय या उदासीन प्रकृति के दो टाइप के होते हैं, अम्लीय और उदासीन। अब इसमें कौन से अम्लीय होंगे और कौन से उदासीन होंगे? जैसे अगर हम कार्बन और सल्फर लेते हैं, कार्बन और सल्फर, इनके तो ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इनके उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो अब हम इनकी रिएक्शन करा के देखते हैं कि कैसे होगी रिएक्शन, और उससे हमें क्या मिलेगा। जब ये अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो हमें क्या कंपाउंड मिलता है। पहले हम अम्लीय लेंगे, अम्लीय वाले ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड फर्स्ट लेंगे हम कार्बन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब हम कार्बन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहे हैं तो यहाँ हमें CO2 मिलेगा। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन का ऑक्साइड। दिख रहा है इधर लिखा हुआ? ये दिख रहा है, यहाँ पे पूरा क्लियर आ रहा है। यहाँ तक हमने कार्बन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, CO2। अब हमारे पास सेकंड कौन सा है इसमें जो अम्लीय गुण दिखाएगा? सल्फर। सल्फर की करा के देखेंगे। S+
O2, इससे मिलेगा हमें SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये दोनों अम्लीय प्रकृति के थे, कार्बन और सल्फर। और क्षारीय कौन से हैं? जो उदासीन दिखाएंगे, उदासीन प्रकृति कौन से दिखाएंगे? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इनके जो हमारे पास ये ऑक्साइड मिले हैं, ये दोनों अम्लीय गुण दिखाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड है ये। अगर हम उदासीन को देखें, उदासीन ऑक्साइड, उदासीन, एक मिनट, ये उदासीन है। उदासीन में कौन कौन से है हमारे पास? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की जब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब इनके ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलेगा? यहाँ पे H2O बन जाएगा और यहाँ NO2, H2O NO2। ये जल है हमारे पास, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये तो हमें दो मिलते ही हैं, एक और हमें ऐसा मिलता है जो उदासीन होता है, लेकिन ये यहाँ पे अम्लीय प्रकृति दिखाता है इसका ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया कर रहा है तो ये अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, और अगर इसे ऑक्सीजन की अमाउंट कम मिल रही है तो ये ऑक्साइड तो बनाएगा कार्बन का, लेकिन वो उदासीन होगा। यहाँ पे अम्लीय है क्योंकि इसे ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिल रही है, जितनी अमाउंट इसे चाहिए यहाँ पे उतनी मिल रही है, तो यहाँ पे ये अम्लीय ऑक्साइड बना रहा है। और अगर कम ऑक्सीजन मिलती है, उसका ऑक्साइड जो बनता है वो उदासीन होता है। तो उसको हम यहाँ लिखेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ मिलेगा हमें CO, ऊपर CO2 मिल रहा था, यहाँ पे मिलेगा हमें CO, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो ये हो गया, यहाँ पे हमने अम्लीय ऑक्साइड देखे, कार्बन और सल्फर, इनकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो हमारे पास CO2 और SO2 आए, ये अम्लीय ऑक्साइड बने हैं। क्षारीय ऑक्साइड किससे बन रहे हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन से। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो उदासीन बनेगा, उदासीन ऑक्साइड। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो NO2 बनेगा, ये भी उदासीन ऑक्साइड है। लेकिन कार्बन जब ऑक्सीजन की कम मात्रा में क्रिया करता है तो हमें यहाँ पे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है, और ये उदासीन प्रकृति की होती है। तो इनको देखो आप, ये देख लिया आपने। अब हमारे पास जो ये ऑक्साइड मिल रहा है, जैसे यहाँ पे मिला हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब अगर हम इनकी जल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा हमारे पास? अगर हम इनकी जल से रिएक्शन करा देते हैं तो हमें फिर अम्ल मिलते हैं इनसे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास CO2 है, CO2 प्लस H2O, जल से रिएक्शन करा देंगे, और यहाँ SO2 प्लस H2O, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे हम जल से। जब हम इनकी रिएक्शन जल से कराते हैं तो हमें यहाँ पे फिर अम्ल प्राप्त हो जाता है इनके। जैसे यहाँ पे बनेगा H2CO3 और यहाँ H2SO3, ये दोनों हमें अम्ल मिल गए। तो ये पूरा हो गया ऑक्सीजन से अभिक्रिया। इसको दोबारा देख लो, अधातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जब हम अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? जब अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो हमें अधातु के ऑक्साइड मिलते हैं।
ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ये ऑक्साइड दो प्रकृति के होते हैं, अम्लीय और उदासीन प्रकृति। कुछ ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होंगे और कुछ उदासीन प्रकृति के होंगे। अब हम देखते हैं अधातु की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमारे पास अधातु ऑक्साइड मिल रहे हैं। ये अधातु ऑक्साइड अम्लीय भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। ये सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा अधातु ले रहे हैं। जैसे कि कार्बन और सल्फर लेते हैं हम, तो इनके जो ऑक्साइड बनते हैं वो अम्लीय प्रकृति के बनते हैं, एसिडिक। और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लेते हैं तो इनके जो ऑक्साइड बन रहे हैं वो उदासीन बनेंगे। अब हमने इनकी रिएक्शन करा के देखी है। अम्लीय ऑक्साइड किससे मिल रहे थे हमें? कार्बन और सल्फर से। पहले हमने कार्बन और सल्फर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, कार्बन की ऑक्सीजन से कराई तो हमें यहाँ CO2 मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर की ऑक्सीजन से कराई तो SO2 मिला, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो हमें CO2 और SO2 मिला है ये दोनों अपने अधातुओं के ऑक्साइड है, मतलब ये कार्बन का ऑक्साइड है और ये सल्फर का ऑक्साइड है, क्योंकि इनके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई। अब हमने ये जो हमारे पास ऑक्साइड मिला है इनकी रिएक्शन जल से करा दी वापस। इसकी रिएक्शन जल से कराई और इसकी भी रिएक्शन यहाँ जल से कराई। जब हम इनकी रिएक्शन जल से करा देते हैं तो हमारे पास अम्ल मिल रहा है। पहले तो अम्लीय ऑक्साइड मिल रहे थे, अब उन अम्लीय ऑक्साइड की भी रिएक्शन अगर हम जल से करा देते हैं तो क्या मिलता है? उसका भी अम्ल बन जाता है। फिर ये हमारे पास अम्ल मिलते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है अम्लीय ऑक्साइड, अगर हम यहाँ लिख दे प्लस H2, इससे जो हमें मिलेगा वो अम्ल मिलेगा, एसिड। ये हमारे पास अम्ल मिल गए। अब ये तो अम्लीय ऑक्साइड थे, अब बाद में और हमें उदासीन ऑक्साइड भी मिल रहे हैं। उदासीन ऑक्साइड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिल रहा है। ये कार्बन से भी मिल रहा है। कार्बन से जब मिलेगा जब उसे ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा नहीं मिलेगी, जितनी उसे जरूरत है उतनी नहीं मिलेगी, तो वो अपना ऑक्साइड बनाएगा। वो ऑक्साइड जो होगा वो उदासीन प्रकृति का होगा। ऑक्साइड तो बनाएगा क्योंकि ऑक्सीजन तो मिल रही है, उसे कम मिल रही है तो वो अपना ऑक्साइड बनाएगा उदासीन प्रकृति का। अब यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई तो H2O मिला हमें, और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई तो NO2 मिला। कार्बन की यहाँ पे अपर्याप्त मात्रा लिख दो, ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा, मतलब जितनी की उसे जरूरत है उतनी नहीं मिल रही, तो हमें यहाँ CO मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जल है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे करते हैं। अधातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी। अब हम जल और अम्ल के साथ अभिक्रिया देखते हैं कि अधातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होता है और अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम जल से देखते हैं। जल में क्या होता है, हमने इससे पहले धातु के रासायनिक गुण पढ़े थे। धातु के रासायनिक गुण में क्या था, धातु अगर जल से अभिक्रिया कर रहे थे तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलेगी उसको हम अभी समझेंगे। पहले हम लिख लेते हैं कि अधातु अगर जल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। अधातुओं की जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो
हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। ये तो हमने लिख लिया, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, लेकिन क्यों नहीं निकल रही उसको देखते हैं। जैसे हम कोई भी अधातु लेंगे, जैसे कार्बन ही ले लेते हैं हम, कार्बन प्लस H2O जल ले लिया हमने। अब ये जो H2O है ये H2O H प्लस और OH नेगेटिव में टूटता है, H प्लस और OH नेगेटिव में। तो अगर इस कार्बन को यहाँ जुड़ना है तो यहाँ से इसको एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, मतलब H प्लस को हटाना पड़ेगा। अगर ये H प्लस को हटाता है तो क्या होगा, ये जो कार्बन होता है, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन लेता है और OH नेगेटिव ये भी इलेक्ट्रॉन लेता है। जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन पे माइनस चार्ज आता है, इस पे माइनस है तो मतलब कार्बन पे भी माइनस चार्ज आएगा, कार्बन पे भी माइनस आएगा। अब कोई भी अगर यौगिक बनता उसमें जो दो अणु जुड़ रहे हैं, जैसे ये कार्बन और ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये जो आयन जुड़ते हैं इनका जो चार्ज होता है एक का प्लस होना चाहिए एक का माइनस, तभी जुड़ते हैं। अब ये भी, इसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों पे माइनस चार्ज है, तो ये माइनस माइनस आपस में जुड़ नहीं सकते, इन दोनों को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जुड़ने के लिए एक को तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है और दूसरा लेता है, तब जुड़ते हैं। तो ये आपस में जुड़ नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। एक और हम देख सकते हैं यहाँ पे सल्फर की, जैसे या कोई और भी ले लो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन पीछे जो हमने करे हैं, सल्फर ले लेते हैं, सल्फर प्लस H2O। अब इसमें भी वही हो रहा है, इस सल्फर को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए, और यहाँ पे जो H2O है ये H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, तो H प्लस को हटा देगा तो यहाँ OH माइनस बचेगा। OH माइनस भी माइनस का, इसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे भी अभिक्रिया नहीं होगा। S पे भी नेगेटिव चार्ज रहता है और OH इस पे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव जुड़ नहीं सकते, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं होगी। ये भी आपस में नहीं जुड़ेंगे, इसलिए ये अभिक्रिया भी नहीं होगी। तो यहाँ पे अधातु की जल से अभिक्रिया ये होती नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ऐसे ही यहाँ पे अधातु की अगर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें भी वही होता है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। धातुओं में तो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, तो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं अधातुओं की जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, क्योंकि अधातु व अधातु है। जैसे अगर हम कोई भी अम्ल लेंगे उसको तोड़ते हैं तो वो H प्लस और जो उसके साथ जुड़ा उसमें माइनस में टूट जाता है, जैसे HCl लिया H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो इसमें भी वही होता है, यहाँ पे अधातु और यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि अधातु भी इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। अब इसको भी एक तरह से समझ लेते हैं, कोई भी रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, हमने कोई अधातु लिया जैसे कार्बन ही लिया और एसिड लिया HCl ले लो या H2SO4 ले लो, कोई सा भी एसिड ले लो, HNO3 ले लो। इस कार्बन की हम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा,
ये HCl H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा HCl। अब ये कार्बन अगर इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन हट गया यहाँ से, अब यहाँ पे Cl माइनस बचा, Cl माइनस, और ये जो कार्बन है इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब दोनों को ही चाहिए तो देगा कौन, अगर कोई देगा तभी तो वो इसके साथ जुड़ सकता है, जब इन्हें कोई इलेक्ट्रॉन देगा जब इनके साथ जुड़ सकता है, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। अब इन दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज है इसलिए जुड़ नहीं सकते। यहाँ पे जैसे H प्लस और Cl माइनस था, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था तो ये आपस में जुड़ गए थे। जुड़ने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देता और एक इलेक्ट्रॉन लेता है, या फिर साझेदारी हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की दोनों की, कि दो देता है वो दो ही उससे ले लेता है, उस तरह से हो जाता है। तो इसने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये दोनों आपस में जुड़ गए, HCl बन गया। लेकिन यहाँ पे इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों में से एक भी देने को तैयार नहीं है तो जुड़ेंगे कैसे, इसलिए जुड़ेंगे नहीं और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। अभी हमने ये HCl के साथ करा, अगर हम H2SO4 के साथ करें, H2SO4 में क्या होगा, कार्बन ले लो या सल्फर ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, H2SO4। अब ये H2SO4 क्या है, ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, H2SO4 H प्लस और SO4 नेगेटिव, ये इस तरह से टूटता है, H प्लस और SO4 नेगेटिव -2 चार्ज, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। H प्लस है मतलब ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो दे देता है उस पर प्लस चार्ज, जो लेता है उस पर माइनस चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये जो कार्बन है, कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए। इलेक्ट्रॉन पूरी करने का क्या मतलब होता है, जैसे ये कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अंदर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और बाहर वाली में 4। इसकी बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 और चाहिए अपनी कक्षा को कंप्लीट करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसकी बाहर वाली कक्षा में, तभी इसकी कक्षा कंप्लीट मानी जाती है। इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी कक्षा को कंप्लीट करने के लिए, ये 4 और इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है या किसी से साझेदारी कर सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है। अब ये SO4 है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी कक्षा को पूरी करने के लिए। कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, तो ये आपस में कैसे जुड़ेंगे, ये आपस में जुड़ ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। इसमें क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रही इसलिए यहाँ पे ये बहुत कम है इनमें लिखने के लिए। अधातुओं में अम्ल से रिएक्शन नहीं हो रही तो रिएक्शन ही कहाँ से लिखेंगे, जब रिएक्शन होगी नहीं तो लिखेंगे कहाँ से, इसलिए इसमें कम है लिखने का काम। अब जल से भी नहीं हो रही तो इसमें भी लिखने का काम नहीं है। ये जल और अम्ल से कंप्लीट हो गया, आगे थोड़े से 1-2 पॉइंट और है बस, ये आज कंप्लीट हो जाएगा अधातुओं के रासायनिक गुण। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे कर लेते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं, अधातुओं की लवण के साथ अभिक्रिया और अधातु की हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो इनमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसको करेंगे अधातु की लवण के साथ अभिक्रिया। अधातु जब लवण से अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या होता है, वो क्रियाशीलता के ऊपर डिपेंड करता है, क्रियाशीलता किसकी अधिक है या किसकी कम है। अगर अधिक क्रियाशील अधातु है और जो दूसरा लवण है, वो जो लवण है उसमें जो अधातु जुड़ा हुआ है वो कम क्रियाशील अधातु है, तो उसको विस्थापित कर देगा। और अगर कम क्रियाशील अधातु है तो उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। मतलब अभी इसको लिख के समझते हैं, लिख के अच्छे से समझ में आएगा, बताने में थोड़ा नहीं आ रहा है अच्छे से। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, इसमें होता क्या है, जब
अधातु लवण से अभिक्रिया करती है तो अधिक क्रियाशील अधातु अपना लवण बना लेता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं कुछ, जैसे क्लोरीन प्लस NaCl, क्लोरीन प्लस NaBr, ब्रोमीन प्लस NaI। ये मैंने 3 रिएक्शन लिखी है, 3 इनके अपोजिट बन जाएगी। इसमें क्या होता है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब एक ही ग्रुप के हैं। एक ही ग्रुप के होने का मतलब है जो सबसे ऊपर आता है उसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, नीचे जाते जाते फिर कम होती जाती है। सबसे अधिक इसकी क्लोरीन की फ्लोरीन से कम, और ब्रोमीन की क्लोरीन से कम और फ्लोरीन से भी कम होगी, क्योंकि क्लोरीन की तो पहले ही फ्लोरीन से कम है। तो सबसे कम ब्रोमीन की होगी, और इससे नीचे आयोडीन आता है तो आयोडीन की यहाँ पे सबसे कम मानी जाएगी। सबसे कम आयोडीन की, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की। अब इनकी क्रियाशीलता के ऊपर ही डिपेंड रहता है कि ये इधर से कुछ विस्थापित कर रही है या नहीं कर रही। ये भी एक ऋणायन है और इसमें NaCl में Cl ऋणायन है। यहाँ पे Cl ऋणायन है, यहाँ पे Br ऋणायन है, यहाँ पे Br और यहाँ I। तो ये नेगेटिव चार्ज वाले हैं, नेगेटिव वालों को ही विस्थापित कर सकते हैं, पॉजिटिव वालों को नहीं करेंगे। अगर पॉजिटिव वालों को कर देंगे तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये जुड़ेंगे ही नहीं आपस में। तो ये इनको विस्थापित करके यहाँ पे जुड़ेंगे। फिर ये अधिक क्रियाशील है तो ये इसको विस्थापित कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या बनेगा, NaF, ये बन गया। अब ये क्लोरीन, ये Br से भी अधिक क्रियाशील है तो यहाँ पे Br को विस्थापित करके यहाँ NaCl बना लेगा। और ये ब्रोमीन आयोडीन से अधिक क्रियाशील है, ये इसको विस्थापित करके NaBr बनाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे सबने अपने लवण बना लिए। फ्लोरीन ने अपना लवण बना लिया, क्लोरीन ने अपना बना लिया और ब्रोमीन ने अपना बना लिया। अब अगर हम इनको ऑपोजिट करके देखते हैं, ऑपोजिट में क्या होगा, यहाँ पे हम फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लेंगे प्लस NaF लेंगे। इसमें क्या होगा, यहाँ Br इधर लेंगे और NaCl ले लेंगे, NaCl। इसमें क्या होगा, यहाँ I इधर और प्लस NaBr। तो ये 3 रिएक्शन इनके बिल्कुल मैंने अपोजिट लिख दी, ये इसकी अपोजिट है, ये इसकी और ये इसकी। अब इनमें क्या हो रहा है, क्योंकि अधिक क्रियाशील धातु इधर है और कम क्रियाशील धातु इधर है, तो कम वाले ज्यादा को तो विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों ही रिएक्शन ऐसे लिखी है, ये कम वाला ये ज्यादा, इसकी क्रियाशीलता कम है, इसकी ज्यादा है, तो ये तीनों ही रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये इनको विस्थापित नहीं कर पाएंगे। इधर वाले ये इनको विस्थापित नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी क्रियाशीलता अधिक है और इनकी क्रियाशीलता कम है, तो ये तीनों ही रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ये वाली भी नहीं होगी, इसलिए भी यहाँ भी नो रिएक्शन। तो ये होगी हमारी लवण से अभिक्रिया। अगर अधातुएं लवण से अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। अब इधर है ये अधातुओं की हाइड्रोजन और क्लोरीन से अभिक्रिया। अधातु अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है तो क्या होगा,
और क्लोरीन से करती है तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। पहले हम हाइड्रोजन से देखते हैं। हाइड्रोजन जैसे हम हाइड्रोजन की अगर अधातु ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी अधातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? O2 प्लस H2, तो यहाँ हमें H2O मिल जाता है हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से। और अगर हम Cl से करा देते हैं इसकी हाइड्रोजन की क्लोरीन से, तो हमें यहाँ HCl मिलता है। यहाँ पे अलग अलग मिलते हैं, जैसे कि H2O एक उदासीन है और ये एक एसिड है। तो इस तरह से हम रिएक्शन करा के यहाँ देख सकते हैं कि किससे हमें क्या मिल रहा है। अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन से कराएंगे तो क्या होगा? ये जो H प्लस है, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन धातु और अधातु दोनों में आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे अधातु और धातु, ये दोनों की तरह व्यवहार करता है। लेकिन अभी हम इसको अधातु के रूप में यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन अधातु है। अब इसके हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ हमें HCl मिल जाएगा। यही रिएक्शन हो रही है यहाँ पे भी यही रिएक्शन हो रही है, HCl मिल गया। और भी किसी से करा के देख सकते हैं हम क्लोरीन की, जैसे फास्फोरस, फास्फोरस लेंगे और क्लोरीन लेंगे Cl2, तो यहाँ हमें PCl3 मिल जाएगा। इस तरह से हम रिएक्शन करा के देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन में भी एक रिएक्शन मेरे को याद आई अभी, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अधातु है, इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराएंगे तो हमें यहाँ NH3 मिलेगा। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 3 ये बैलेंस होगी, NH3, ये वाली रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगी। और अगर सल्फर से करा के देखते हैं इसकी, सल्फर से क्या होगा? S प्लस H2, तो यहाँ पे हमें H2S मिलेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये अमोनिया NH3, ये हाइड्रोजन सल्फाइड। ये अमोनिया, तो इस तरह से ये हाइड्रोजन से और क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो हमें इस तरह से अलग अलग यौगिक प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जल मिल रहा है, ये उदासीन है, ये एसिड है, इनकी अलग अलग प्रकृति होती है सबकी। यहाँ पे भी एसिड मिल गया, इसको रिवर्स ही हो गया, ये वाली इसकी रिवर्स होगी, हाइड्रोजन की क्लोरीन से करा रहे हो, क्लोरीन की हाइड्रोजन से, तो HCl ही मिल रहा है यहाँ पे हमारे पास। तो ये आज की क्लास कंप्लीट होगी। इसमें हमने अधातुओं के सारे रासायनिक गुण देख लिए जितने भी हो सकते हैं। तो ये क्लास कंप्लीट है। ये कर लिया हमने अधातुओं की लवण से अभिक्रिया और अधातुओं की HCl, H व Cl से अभिक्रिया। तो इसमें क्या हो रहा था, जब अधातु लवण से अभिक्रिया करती है तो अधिक क्रियाशील अधातु अपना लवण बना लेती है, अधिक क्रियाशील अधातु। ये अधिक क्रियाशील है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनसे अधिक क्रियाशील है, इसलिए इनको विस्थापित करके खुद यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं। ये यहाँ पे जुड़ गया इसकी जगह, ये इसकी जगह जुड़ गया ब्रोमीन की, और ये ब्रोमीन इस आयोडीन की जगह जुड़ गया। लेकिन अगर हम इनकी रिवर्स कर दें, रिवर्स में क्या हुआ, ये वाला Cl हमने इधर ले लिया और ये फ्लोरीन इधर ले लिया, तो ये कम क्रियाशील है, ये इनको विस्थापित नहीं कर पाएंगे और रिएक्शन नहीं होगी। अब हमने ये देखी फिर अधातुओं की हाइड्रोजन व क्लोरीन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन से कराई तो क्या हुआ, हमने ऑक्सीजन लिया, इसके हाइड्रोजन से कराई तो हमें यहाँ जल मिलेगा, और क्लोरीन की हाइड्रोजन से कराएंगे तो HCl मिलेगा, दो ही इधर लिखी। नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से कराएंगे तो अमोनिया मिलेगा, और सल्फर की हाइड्रोजन से कराएंगे तो H2S।
हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा। फिर हमने क्लोरीन से करा के देखी, H2 हाइड्रोजन, ये अधातु और धातु दोनों की तरह व्यवहार करता है, इसको हमने यहाँ अधातु के रूप में यूज किया है। तो ये अधातु जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो HCl बनाएगा, और ये जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो PCl3 बनाएगा। तो आज की क्लास कंप्लीट होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स बना लेना। आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक यू।